हम लोग देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल पीरियड। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो यहाँ भी प्रशासनिक व्यवस्था में पदसोपान का क्रम दिखता है और लोक सेवा कहीं न कहीं कुशल थी। और 3 स्तर पर प्रशासनिक संगठन यहाँ पर हमें दिखते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन, 3 प्रकार के शासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में बांट कर रखा गया था। और समय समय पर मुगल सम्राटों ने भी, मुगल शासकों ने भी अपनी व्यवस्था में परिवर्तन किया। विशेष करके परिवर्तन के लिए जो जाने जाते हैं, अकबर जाने जाते हैं, जहांगीर जाने जाते हैं, शाहजहां जाने जाते हैं। आप जानते हैं अकबर का पीरियड 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 और शाहजहां 1627 से 1658। ये लोग अपने समय एकदम प्रमुख सम्राट के रूप में रहे और प्रसिद्धि भी पाई, समाज में अपना स्थान भी लाया और ज़रूरत के हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था को में सुधार भी किए, उसमें अपने हिसाब से सुधार के साथ साथ अपनी नीति भी चलाई। कहा जाता है कि 1574 ईस्वी में अकबर अपने शासनकाल के 19वें साल में मनसबदारी व्यवस्था का इजाद किया। मनसबदारी व्यवस्था का उद्देश्य था कि वहाँ पर राज्य के अधिकारी को एक पद सोपान के क्रम में व्यवस्थित करना, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिकारियों को एक क्रमानुसार पद व्यवस्था दे देना और अधिकारियों को उनके पद के अनुसार मनसब देना, से जो उनका वेतन होता है वह व्यवस्था उनके लिए करना पद के अनुसार, और मनसब देकर उन्हें राज्य की सेवा के लिए तैयार करना। और आप जानते हैं अबुल फजल कायने अकबरी, उससे भी मुगलकालीन व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। सम्राट कहा जाता है उस समय कि सम्राट ने मनसबदारों को मनसब प्रशासी 10 के नायक से 10 हजारी तक निर्धारित किया था, और कहा जाता है कि 5000 से ऊपर के मनसब अपने श्रेष्ठ पुत्रों के लिए सीमित कर दिए थे। और इस तरह एक तरह से वहाँ पर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया और उनका वेतन 10 लेकर से 10,000 तक के मनसब के लिए 66 वर्ग थे। यदि 5000 से अधिक की पदवी राजकुमारों को दी जाती थी। यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि मनसब दे करके सभी अधिकारियों को पद के अनुसार तैयार किया गया। यहाँ पर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मुगल प्रशासन के बारे में कि अकबर ने ऐसी व्यवस्था की, लेकिन अकबर पूर्णतः निरंकुश शासक था और कहा जाता है कि उन्होंने भी अपनी सहायता के लिए मंत्री की नियुक्ति की थी। एक मंत्री की नियुक्ति करते थे, लेकिन एक सलाहकार मात्र थे, उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं होते थे। प्रशासनिक दृष्टि से मुगलकालीन प्रशासन को 3 स्तरों पर विभाजित करके हम लोग देखते हैं, जैसे कि केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन, तीसरा स्थानीय शासन। तो तीनों को देखें। इसके पहले अगर मुगलकालीन व्यवस्था के बारे में देखें तो यहाँ पर थोड़ी जो जानकारी मिलती है कि सम्राट सबसे बड़ा अधिकारी तो होते ही थे, और उसके बाद का जो अधिकारी होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का संबंध दीवानी से होता था, और कभी कभी वे सेना का भी संचालन करते थे, और वित्त मंत्री जो होते थे उनका कार्य होता था मालगुजारी वसूल करना। यहाँ पर यही बताते चले जो व्यवस्था थी वह जिले में विभक्त थे, और हर एक जिले में एक फौजदार, अमलगुजार, कोतवाल, खजानेदार आदि होते थे, जो कि फौजदार के नियंत्री होकर काम करते थे। और माल कलेक्टर की नियुक्ति कहा जाता है कि सबसे पहले अकबर ने की थी। उनका काम था भूमि पर कर वसूलना, इस कारण उन्हें करोरी भी कहा जाता था, और हर एक करोरी का दिन एक जिला होता था, और उनकी आय 2.5 लाख रुपये होती थी। और प्रशासक के रूप में जहाँ तक अकबर की बात कही जाती है तो उन्होंने एक जैसी शासन प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की, और उनके राज्य में कहा जाता है कि एक जैसे सिक्के प्रचलित थे, और कर वसूली प्रणाली भी एक जैसी थी। राजनीतिक प्रशासनिक एकता स्थापित करने की कोशिश हुई। वहीं शाहजहां के शासनकाल के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने योग्यता के आधार पर नियुक्ति आरंभ की, और उन्होंने भी अपने
सुविधा के लिए अपने प्रांतों को विभक्त किया 21 भागों में। वे उच्च कोटि के प्रशासनिक क्षमता वाले सैन्य गुटों से युक्त व्यक्ति को गवर्नर के पद पर आसीन करते थे। शाहजहां के बारे में कहा जाता था कि वे न्याय पसंद व्यक्ति थे और उसके पूर्व जहांगीर के जो नियम चले आ रहे थे शाहजहां ने उन्हें कुछ हद तक बदल भी दिए थे। और उसके बाद जब हम औरंगजेब का शासनकाल में देखते हैं जो कि एक अंतिम बादशाह साबित हुआ और उन्होंने उनके शासनकाल में भी 21 सूबों में प्रांत को बांट कर रखा गया था और हर एक प्रांत हर एक सूबेदार के अधीन था। और सब एक जो अंतिम मुगल सम्राट होने का जो कहा जाता है कि कारण औरंगजेब का कि वे अपने पुत्र को शासन प्रबंध से दूर रखे थे और इसलिए भी कि उन्हें लगता था कि कहीं उनके विरुद्ध विद्रोह न कर दिया जाए। और कहा जाता है कि वे शासन को केंद्रीकृत करके रखे और सारी सत्ता सारी शक्ति का स्रोत स्वयं को ही मानकर चले और शासन कार्य के संचालन में वे मंत्रियों पर निर्भर नहीं रहते थे बल्कि वे स्वयं हर एक कार्य को देखना पसंद करते थे, हर कार्य को करना पसंद करते थे। खैर यहाँ पर हम लोग मुगल साम्राज्य के केंद्रीय शासन को देखें तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलती है इसमें मिलती है सबसे पहले तो सम्राट बादशाह और सभी शक्तियाँ प्रशासन की सभी शक्तियाँ राज की सभी शक्तियाँ सम्राट में बसती थी। वे असीम शक्ति संपन्न थे, राज के लिए सर्वा व्यक्ति वही थे, सारी केंद्रीय शक्ति उन्हीं के अधीन कहे तो नियंत्रित हो रही थी। सम्राट अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद नियुक्त करते थे और मंत्रिपरिषद को हर एक मंत्री को हर एक विभाग सौंप दिए गए थे। जैसे मंत्रिपरिषद में जो होते थे वे कहलाते थे वजीर, दीवाने आला, मीर बख्शी, खाने समा, सदर सुदूर, मुहातसिब, मीर आतिश, काजी उल कुजात, दरोगा डाक चौकी, ये सब मंत्री के अधीन थे, मंत्री बनाए गए थे सब विभाग के। उसके बाद बादशाह के बाद जो ऊंचा पद था वे जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि वे वजीर होते थे या उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। विभिन्न मंत्रियों के संदर्भ में देखें तो जो वजीर होते थे वे महत्वपूर्ण पद पर माने जाते थे, उन्हें पद प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। और वजीर के बाद जो पद होते थे वे सम्राट के बाद वजीर होते थे और वजीर के बाद का पद कहें तो दीवान का पद होता था। ये दीवानी मामले देखते थे, राजस्व के मामले देखते थे और राजकोष विभाग के अध्यक्ष होते थे। वहीं मीर बख्शी एक पद होता था, वह सैन्य विभाग के अध्यक्ष होते थे, सेनापति के अध्यक्ष होते थे और इनका कार्य था सेना संबंधी समस्त कार्य, सेना में भर्ती करना, रजिस्टर तैयार करना, मनसबों की सूची बनाना, वेतन का निर्धारण करना आदि कार्य मीर बख्शी क्या करते थे। खाने समा जो होते थे वे वहाँ राज्य के घरेलू विभाग के प्रधान होते थे, राज्य में जो चीज़ की जरूरत होती थी उन्हें वे पूरा करते थे। वहीं दान संबंधी देने का कार्य सदर सुदूर के पास होता था। एक पत्ता मुहातसिब, इनके अधीन जो बात थी नैतिक आचरण संबंधी कार्य कराने की, उनके परीक्षण कराने का विभाग का जिम्मा इन्हीं के हाथ में था और ये कहलाते थे मुहातसिब। और एक होते थे मीर आतिश कहा जाता था कि उस रक्षा सैन्य की रक्षा के लिए जो तोपखाना होता था उस तोपखाने विभाग का अध्यक्ष मीर आतिश कहलाता था। और न्याय व्यवस्था को देखने का कार्य काजी उल कुजात करते थे। हालांकि न्याय व्यवस्था का संदर्भ शासक से भी था। काजी के बाद राजा ही जो होते थे बादशाह, वे फिर प्रधान न्यायिक के रूप में न्याय की व्यवस्था को देखते थे। और डाक विभाग के संदर्भ में जो
प्रसंग का आना जाना होता था, उसके अध्यक्ष दरोगा ये डाक चौकी कहलाता था। और इन सबों के अतिरिक्त कहा जाता है कि अकबर के समय ही नौसेना अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। नौसेना की तैयारी उस समय भी कर दी गई थी और वे मीर बाहर होते थे नौसेना के अधिकारी के रूप में, और वन विभाग के अध्यक्ष के रूप में मीर बाहर की होते थे, और टकसाल का जो प्रबंध करते थे, जहाँ मुद्राएं छपती थी, जो दरोगा ये टकसाल कहलाते थे। अब अगर हम आगे देखते हैं मुगल राज में प्रांतीय शासन, तो यहाँ पर हम यह बात कह सकते हैं कि अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट, शक्तिशाली मुगल सम्राट साबित हुए जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और केंद्रीकृत व्यवस्था में उन्हें कहीं न कहीं यह असंभव लग रहा था, इसीलिए विकेंद्रीकरण को उन्होंने प्रयास किया। और आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र है कि अपने शासन के 24वें वर्ष में अकबर ने अपने शासन को 12 प्रांतों में विकेंद्रीकृत करके किया, और उस समय सभी प्रांतों में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती थी। और हालांकि प्रांतीय शासन में व्यवस्था वैसी ही रखी गई थी जैसी व्यवस्था केंद्र में थी। तमाम मंत्री जैसे यहाँ थे उसी तरह वहाँ भी थे। और कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में उस समय अकबर के समय 12 प्रांतों में विभाजित करके दिखा गया, और बाद में भी यह प्रांत में यह विकेंद्रीकरण का प्रयास जारी रहा। और जहांगीर के काल में कहा जाता है कि 17 प्रांत में विभाजित किया गया। वहीं शाहजहां के काल में 18, तो औरंगजेब के काल में 20 प्रांतों में प्रांत को बांटकर रखा गया था। प्रांत में जो प्रमुख अधिकारी होते थे वे सूबेदार के रूप में, दीवान के रूप में, सदर के रूप में, आमिल के रूप में, बख्शी, पोतदार, फौजदार, कोतवाल, खबरनवीस, ये सारे अधिकारी प्रांत में कार्य करते थे। सूबेदार कहें तो प्रांत के प्रमुख के रूप में सूबेदार होते थे, और सम्राट के इच्छा पर वे नियुक्त होते थे। सम्राट की इच्छा पर वे निर्भर थे उसके, क्योंकि सम्राट के आदेश पर ही सूबेदार को काम करना पड़ता था। और पूरी व्यवस्था प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करना उन सूबेदार का ही को उसका दायित्व था, उनका कर्तव्य था। और जो शाही आज्ञा आते थे वे उनका पालन करवाते थे। कई वो प्रमुख रूप से सेनापति के रूप में भी कहा जाए तो सूबेदार ही प्रधान सेनापति होते थे प्रांत में के, और एक तरह से न्यायाधीश के रूप में भी सूबेदार ही काम करते थे। वहीं प्रांत में सूबेदार के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे वे दीवान होते थे, और दीवान की नियुक्ति सूबेदार नहीं बल्कि दीवान की नियुक्ति भी बादशाह ही करते थे, जिस तरह की सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। और प्रांतीय दीवान का पद की नियुक्ति बादशाह करते थे, और वे सूबेदार के जो कार्य थे उनमें सहयोग करते थे, उनकी सहायता करते थे, और प्रांत की सभी गतिविधियों की महत्वपूर्ण सूचना केंद्र को भेजते थे। सूबेदार महत्वपूर्ण थे, लेकिन वहीं दीवान एक तरह से उनकी सहायता भी करते थे, और दीवान कहीं न कहीं सीधे रूप से बादशाह के प्रति भी जिम्मेवार थे। सूबेदार निरंकुश न हो जाए, इनकी बातों को वहाँ बादशाह तक मिलती रहे, ये दीवान शायद इसी के लिए नियुक्त किए गए थे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था, अधिकारी थे सदर, वे दान विभाग के प्रधान होते थे, और उसकी भी नियुक्ति केंद्रीय सरकार से ही होती थी, वहीं बादशाह से ही होती थी। और वही एक अधिकारी थे आमिल का महत्वपूर्ण कार्य था माल गुजारी वसूल करना, टैक्स वसूल करना महत्वपूर्ण। वहीं दूसरा अधिकारी थे बख्शी का कार्य था जो कृषि योग्य भूमि है और जो उत्सर भूमि है वो सभी प्रकार की भूमि का वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना, सरकार तक भेजना, ये बख्शी का कार्य था। पोतदार जैसे अधिकारी होते थे, पोतदार वैसे अधिकारी होते थे जो किसानों से राजस्व वसूलते थे और उस राजकोष को रखते थे। और एक अधिकारी थे फौजदार की नियुक्ति
प्रांत का सूबेदार करते थे। जो सूबेदार होते थे वे फौजदार की नियुक्ति करते थे, और ऐसा नहीं कि एक प्रांत में एक ही फौजदार होते थे, बल्कि कई फौजदार होते थे। और इनके कार्य को देखें तो फौजदार का कार्य था कि कहीं कोई तरह का विद्रोह न हो जाए, उस विद्रोह हो जाए तो उसका दमन करना और प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करना, सूबेदार को प्रशासनिक कार्य में सहयोग करना, यह फौजदार के दायित्व निर्धारित किए गए थे। प्रांत में कोतवाल भी होते थे, हर एक नगर में एक कोतवाल होते थे, और कोतवाल का प्रमुख कार्य ही होता था कि किस तरह नगर में शांति एवं सुव्यवस्था बनाई रखी जाए। एक पत्ता खबरनवीस, तो खबरनवीस जैसा कि वे खबर को ले जाते थे, सूचना मैसेंजर के रूप में वे कार्य करते थे। हालांकि वे भी 4 भागों में बांट कर रखे गए थे, वाक़े नवीस, सवानह निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारा। प्रांतीय शासन के बाद अगर हम स्थानीय शासन के संदर्भ में देखें तो प्रांत शासन की सुविधा के लिए हम देखते हैं पर कि यहाँ पर प्रांत को भी 3 भागों में बांट कर देखा जाता है, सरकार, परगना तथा ग्राम। तो यहाँ पर सरकार बड़ा होता था, सरकार जिलों के रूप में विभक्त था कहें तो, और सरकार के अधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी फौजदार होते थे, और फौजदार को कौन नियुक्त करते, तो फौजदार को सूबेदार नियुक्त करते थे, सूबेदार के प्रति जिम्मेदार थे। और फौजदार कहें तो एक उच्च मनसबदार होते थे, और उनका काम होता था कि वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करना। इसके साथ साथ जो प्रमुख अधिकारी होते थे सरकार में अमल गुजार, वे राजस्व के प्रमुख अधिकारी होते थे, उनका काम होता था राजस्व की वसूली करना और वहाँ तक पहुँचाना। प्रत्येक सरकार या सरकार को जिला कहते हैं, वो जिला परगना में विभक्त थे, और परगना का अधिकारी सिकदार कहलाता था, और सिकदार अपने क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए जिम्मेवार थे। और सिकदार के किसके अधीन था? सिकदार फौजदार के अधीन था, क्योंकि फौजदार जिले का प्रधान था जी, और जिले प्रांत का प्रधान सूबेदार हुआ करते थे। खैर, तो यहाँ पर देखते हैं कि सिकदार फौजदार के अधीन थे, और वहीं प्रत्येक परगना में एक आमिल होते थे, आमिल जो कि कृषि टैक्स लेते थे भूमि पर, और जो भूमि था उसका कर का निर्धारण करते थे, उसकी टैक्स वहाँ पर वसूलते थे। और फिर परगने में हर एक परगना में एक कानूनगो की नियुक्ति की जाते थे, और कानूनगो की मदद के लिए अनेक पटवारी हुआ करते थे जो कानूनगो की मदद करते थे। वहीं पूर्व की तरह यहाँ भी देखते हैं कि शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में गांव थी, और गांव में जो प्रधान होते थे वे मुकद्दम कहलाते थे। वे एक तरह से गांव का मुखिया होते थे, और उसका काम था गांव के स्तर पर वहाँ पर लगान वसूल करना, गांव में शांति स्थापित करना, और साथ ही जो कर्मचारी थे उसकी मदद करना, और जो दूसरे प्रमुख पटवारी होते थे उनकी भी मदद करना। और वहाँ पे वो जो पटवारी होते थे वे भूमि के लगान से संबंधित जो संचिका होता करते थे, अभिलेख रजिस्टर, वे तैयार रखते थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा भी है कि किसान से संबंधित एक व्यक्ति होते थे, और जो किसान के हिसाब किताब को रखा करते थे, उनके लगान की देख रेख लगान की हिसाब किताब वे रखते थे किसान के संदर्भ में। काल चक्र के प्रभाव में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया, लेकिन मुगल प्रशासन के तत्व आपको ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में मिलते हैं, और यत्र तत्र उसके आंशिक अंश तो आज भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।